कल हम चैप्टर कर रहे थे 15 नीलकंठ, जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। मैंने कल आपको बताया था नीलकंठ एक कहानी है, एक ट्रेजिक अंत है, जिसका एक दुखांत अंत है। और किसकी कहानी है? पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है। एक मोर की कहानी है जिसका नाम क्या है? नीलकंठ है। तो महादेवी वर्मा इस चैप्टर से, इस कहानी से हमें ये बताना चाहती हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के अंदर भी बहुत सारी इमोशंस, भावनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। बल्कि पाई नहीं जाती, जितने इमोशन मनुष्य में हैं उतने ही इमोशंस, उतनी ही भावनाएं जो हैं वो पशु और पक्षियों में भी होती हैं। मेरे हिसाब से तो मनुष्य से कहीं ज्यादा भावनाएं जो हैं वो पशु पक्षियों में होती हैं। वो प्यार का मतलब समझते हैं, वो गुस्से का मतलब समझते हैं। ठीक, हम अपने घरों में जब अपने पेट्स को देखते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, वो पास आ जाते हैं, दुम हिलाने लगते हैं, इट मीन्स कि उन्हें हर बात की समझ है। और जिस तरह वो हमारे पास आते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तो वो भी हमारे उसी इमोशन, प्यार के इमोशंस में है, भावनाओं में है। यही वो बार बार सबको बताना चाहती हैं इस कहानी से, कि बहुत सारे जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हैं। ना केवल मनुष्य भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति है, बल्कि पशु पक्षियों में भी उतनी ही भावनाएं हैं। कहानी है एक मोर की जिसका नाम है नीलकंठ। जब महादेवी वर्मा, उनका घर एक छोटा चिड़िया घर के समान था, उन्होंने बहुत खरगोश पाल रखे थे, तोते थे, कबूतर थे उनके पास, बहुत पशु पक्षी प्रेमी रही हैं वो। तो बहुत बड़े घर का पिछला हिस्सा उन्होंने सारा इसीलिए लगाया हुआ था। तो जब वो दो छोटे मोर और मोरनी, दो जोड़े को लेकर आती हैं, तो वो बहुत छोटे होते हैं, पूरे विकसित नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो बाकी सदस्य हैं घर के, वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लक्का कबूतर उनके आसपास गुटरगू करने लग जाते हैं, और जो खरगोश है वो एक सभासद बनकर, या पीछे जो बड़े खरगोश हैं वो घूर घूर कर उनको देखते हैं, छोटे खरगोश जो है वो उनके आसपास उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो उनके आने से जो लेखिका का चिड़ियाघर है उसमें पूरी तरह से हलचल मच जाती है। सारे जो पशु और पक्षी हैं वो उनका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे शादी में नई नई दुल्हन घर आती है तो उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद उसने बताया कि जैसे जैसे मोर बड़ा होता गया वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन गया, उसके पंख बड़े भारी थे, गर्दन नीली हो गई, उसकी कलगी बहुत सुंदर निकल आई। तो इसी तरह मोरनी भी जब बड़ी हुई तो वो बहुत खूबसूरत बन गई। नीलकंठ उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो गहरी नीली थी और खूब चमकीली थी, इसलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वो हर वक्त मोर के साथ उसकी छाया के समान रहती थी। जैसे कृष्ण के साथ हमेशा राधा रहा करती थी, उसी प्रकार वो मोर के साथ आगे पीछे डोलती रहती थी। तो इसलिए मोरनी का नाम लेखिका ने राधा रखा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कब नीलकंठ ने अपने चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं को सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वे सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र करके वहां ले जाता जहां दाना दिया जाता है। अब जैसे जैसे मोर बड़ा हुआ, सबकी दोस्ती आपस में हो गई, सब प्यार से रहते थे वहां पे। तो मोर को उन्होंने अपना लीडर बना लिया। तो सुबह उठते सारी मोर पहले सबको बाहर निकालता और वहां तक वो आगे आगे चलता, सब उसके पीछे पीछे चलते, वहां तक जाते जहां उन्होंने दाना और पानी लेखिका ने रखा होता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वो अपने तीखे चुंच प्रहार से उन्हें दंड देने को दौड़ता। चुंच प्रहार, चोंच मारना, टक टक। पक्षी और कैसे ढंग से लड़ सकते हैं? एक दूसरे को चोंच ही मारते हैं। वो जो तीखी लंबी चोंच होती है, एक ही सॉलिड पार्ट होता है, पंख उनके नाजुक होते हैं, पैर उनके नाजुक होते हैं, है ना। तो बस एक चोंच एक दूसरे को मारते हैं। तो वो बताती है कि अगर इन सब में से कोई भी कुछ भी गड़बड़ करता तो नीलकंठ क्या करता? अपनी चोंच मारकर उन्हें दंड भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वो कानों से पकड़कर उठा लेता, और जब तक तो वो आंत्र कर्दन ना करने लगते, आंत्र कर्दन बहुत जोर जोर से ना रोने लगते,
तब तक उन्हें अधर में लटकाए, अंधर मतलब आधे में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता। कई बार खरगोश के बच्चे इतने नाजुक होते हैं, जब वो अपनी तीखी चोंच से उन्हें पकड़ता तो उसके कान जो है जैसे छिद जाते हैं, जैसे हमने छिदवा रखे हैं वैसे उनके कान जो है उसकी चोंच के प्रहार से छिद जाया करते थे, ये वो बताती है। अब एक बार की घटना की बात लेखिका करती हैं कि कैसे एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, पर एक शिशु खरगोश मतलब खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। अब सांप कहीं से आ गया, क्योंकि घर मैंने आपको बताया एक फार्म हाउस की तरह था, कहीं से जाली में से घुसकर सांप अंदर आ गया, तो सारे तो जितने जानवर थे वो डरकर भाग गए, पर एक खरगोश का छोटा बच्चा उसको सांप ने पकड़ लिया। उसको निगलने का प्रयास, देखो निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा शरीर मुंह में दबा रखा, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। मतलब बच्चा इतना डर गया था कि वो चू चू भी नहीं कर पा रहा था। जो सांप था उसको आधा उसने निगल लिया था, आधा बाहर था। तो अब किसी तरीके नीलकंठ को ये जो आवाज है वो सुनाई दे गई। अब नीलकंठ ने कैसे उस बच्चे को बचाया ये बताया है। वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। अब सांप का फन है, उसमें खरगोश है ना, आधा उसने अपने मुंह में ले रखा है। अगर उसने उसको फन पे चोंच मारता तो हो सकता था कि जो खरगोश है वो भी घायल हो सकता। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, परंतु निश्चेष्ट मतलब बेहोश होकर कहीं पड़ गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अब कैसे बचा लिया, उसने क्या किया, पीछे से सांप के अपने पंजों से सांप को अच्छी तरह से दबा लिया और उस पर चोंच मारता गया जब तक कि सांप ने अपना मुंह खोलकर उस बच्चे को छोड़ नहीं दिया और बच्चा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो वो कहती है, लेखिका बताती है कि राधा ने कोई मदद नहीं की, लेकिन राधा ने क्या किया, चीखने चिल्लाने का काम सारा पूरा कर दिया था। वो लगातार आवाजें निकालती जा रही थी। आमतौर पे महिलाएं करती क्या है, चीखने चिल्लाने के सिवा लड़ाई में और कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही उन्होंने किया। तो इस तरह जो मोरनी थी उसने सबको बता दिया कि यहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। माली जो है वो फटाफट भागा चला आया। फिर सब पहुंचे। नीलकंठ तब तक सांप के 2 टुकड़े कर चुका था, एक अपनी चोंच से ही उसने सांप को आधा कर दिया था, मार दिया था। तब तक पशु खरगोश के पास आया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख उष्णता देता रहा। अब इतना प्यार पशु पक्षियों में। अब ये बताओ, मैं यही कहती हूँ कि कहानी, पूरी कहानी में ये बताया है कि हमें जो समझ मनुष्यों में है बिल्कुल वैसी ही समझ जानवरों में भी है। कैसे उसने मोर का खरगोश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको पता है सब साथ में रहते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बच्चा है, तो उसने उसको कैसे बचाया कि हाँ ये दुश्मन है, ये इसको निगल रहा है तो मैं इसको बचाऊंगा। सांप को मार दिया और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। खरगोश का बच्चा बेहोश था बेचारा, तो सारी रात वो अपने पंख उसके ऊपर रखकर बैठा रहा ताकि उसको गर्मी मिले और फिर वो बच्चा होश में आया। इट मीन्स कि उसके अंदर इमोशंस कितने हैं एक जानवर में। पहले उसने बचाने का वो किया, उसके बाद उसको कंफर्ट फील करवाने का, है ना। तो कितने इमोशंस होते हैं जानवरों में, पशु में, पक्षियों में, ये बताया है। ये पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर ही समझ गया। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक नहीं, उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता,
मतलब वो बताया है कि कैसे जब आसमान में बादल छाते तो वो पूरे अपने पंख फैलाकर, कितना बड़ा हो जाता है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब पंख फैलाकर मोर नाचते हैं कितना बड़ा छत्ता सा बन जाता है सतरंगी रंगों का, इंद्रधनुषी रंगों का, और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत चमकीले होते हैं। मैंने बहुत सारे मोर देखे हैं। हम जब इधर केवीज में आप चले जाइए, कैंट में KV4 में हो गया, 3 में, हम कपूरथला केवीज में भी थे, तो वहां पे इतने मोर थे। प्रेयर के बाद हम जब पीछे घूम के देखते थे, कहीं बादल वाला मौसम होता था तो सारे मोर उधर ही दिखाई देते थे। बड़ा अच्छा लगता है, सुबह सुबह मोरों को देखना बड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। सारा दिन समझो कि आपका अच्छा जाता है। अब नीलकंठ को ये पता था, इतने इमोशन उसमें थे, तो उसको ये भी पता था कि जब मैं अपने पंख फैलाकर ऐसे डांस करता हूँ या पंख फैलाकर घूमता हूँ तो मेरी जो मालिक है, लेखिका है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी लेखिका बैठी होती तो वो क्या करता था, हमेशा अपने पंख खोलकर उसके सामने जो है डांस करना, नाचना शुरू कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि लेखिका को ये पसंद है, तो वो सारे काम करता था। अचानक एक दिन मेरे जाली ग्रह के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। भंगिमा मतलब भाव, ठीक, कि जैसे डांस कोई करने लगा हो तो आके ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, दैट इज कॉल्ड भंगिमा। तब ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। मतलब रोज का काम था उसका, जैसे ही लेखिका आके चेयर पे बैठती तो वो रोज ही अपने पंख फैलाकर उसके सामने डांस करना शुरू कर देता था। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो जाता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरे हथेली पर रखे भुने चने ऐसी कोमलता से उठा उठा कर खाता कि मुझे हंसी आ जाती और विस्मय भी होता था। विस्मय मतलब आश्चर्य। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुलवित और पल्वित वृक्ष भाते थे। ओके, ठीक। तो वो कहते हैं कि उसकी सहेलियां जब आती थी तब भी वो ऐसा ही करता था। तो लेखिका की सहेलियां बड़ी खुश होती थी कि कितना समझदार जानवर है, किस तरह रिस्पेक्ट के तौर पर वो अपने पंख जो है वो खड़े करता है और हमारे पास आ जाता है। विस्मय मतलब हैरानी, हैरान हो जाती थी लेखिका कि इतनी चोंच इसकी तीखी थी कि ये सांप को मार सकता था, लेकिन उसी चोंच से लेखिका अपने हाथ पर चने रखती थी तो वो धीरे धीरे उठा उठा कर खाता था, इतनी धीरे कि उसको, उसकी चोंच जो है वो लेखिका को लगे नहीं, चोट ना लग जाए। मतलब इतना समझदार था वो मोर। लेखिका यही बार बार बताती है कि वो बहुत समझदार और प्यारा था। ठीक है, तो यहां तक वो बताती हैं कि वृक्ष उसे बहुत अच्छे लगते थे, जो फूलों से भरे वृक्ष थे वो उसके फेवरेट थे। सारा दिन वो वही रहता था, उनके ऊपर या आसपास घूमता रहता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा थी। ऑब्वियसली ये किसी भी मोर की प्रिय ऋतु अगर पूछा जाए तो वर्षा है। जैसे ही बादल आते हैं उसी वक्त जो मोर है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, खूब पंख फैलाना शुरू कर देते हैं, आवाजें निकालते हैं, केका केका इस तरह आवाज आती है। ठीक, मेघों के उमड़ आने पर हवा में सजल आहट पा लेते, तब अपनी मंद केका की गूंज अनुरूज तीव्र से तीव्रतर होती जाती, मतलब बड़े से और बढ़ती चली जाती, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। मेघ के गर्जन की ताल पर उसका तन्मय नृत्य आरंभ होता। तन्मय मतलब जो बहुत लय सुर में चला जाए, है ना, वो। आगे यही दिखाया, वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे का दाहिना पंख और बाएं का बाइना पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों के टपकने वाली बूंदों को पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंदोत्सव में
बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये एक करुण कथा है। ये जो एक टिप्पणी है या एक लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। आनंदोत्सव, आनंद के उत्सव में रागिनी मतलब जहां सब जगह आनंद मंगल गाया जा रहा है, एक बेमेल स्वर कैसे उठा, कैसे ये कहानी जो है वो सुखद चलती हुई ट्रेजेडी में तब्दील हुई, अब ये लेखिका बताती हैं। यहां तक सब अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था। राधा और नीलकंठ एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए सारा दिन शरारतें करते रहते थे, खूब मस्ती करते थे। जब बारिश होती थी तो नृत्य करते थे, दोनों एक दूसरे के पंखों को सुखाते थे, खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये क्या है, आनंदोत्सव, उनके जीवन का आनंदोत्सव है। तो वो कहती है कि ये जो आनंदोत्सव जब चल रहा था, जब उनकी मर्जी का संगीत बज रहा था, अचानक से एक बेमेल स्वर आया और कैसे उसने इस संगीत को खराब किया, ये अब वो कहानी बताती हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। नखास कोना वही पशु पक्षियों की दुकान, और बड़े मियाँ ने पहले के ही समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने मियाँ जी की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान से बंदी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान थी, उसके मूंछ के दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एकत्रित हो गई थी और वो खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना इधर आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी तो ये अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूं। एक और मोरनी आ गई, पर वो क्या था, उसकी टांग जो है टूटी हुई थी। अब उसने फिर से लेखिका को, जानता था लेखिका जो है वो बहुत इमोशनल है, पशु पक्षियों को लेकर काफी सहानुभूति रखती हैं, तो उसने इमोशनल कहानी बनानी शुरू कर दी कि इसकी जो टांग है वो टूटी है, अब इस बेचारी का मैं क्या करूं। तो अब क्या किया लेखिका ने, क्या होना था, वो उसे भी अपने घर ले आई। सारांश ये कि 7 रुपए देकर मैं अगली सीट पर रखकर उसे घर ले आई, और एक बार फिर पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजे की मरहम पट्टी और देखभाल करने के बाद वो महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां टेढ़ी रही, पर ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। अब थोड़ा बहुत वो चलने लग गई थी, लेकिन कैसे लंगड़े चलती थी। तब उसे जालीगर में पहुंचाया और नाम रखा कुब्जा। अब उसका नाम क्या रखा, कुब्जा। कुब्जा कौन था, याद है किसी को? मंथरा, कुब्जा, किसको याद है? मंथरा, कहानियां पढ़ी है हमने, रामायण महाभारत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं, पता नहीं क्यों इतने तुम्हारे ब्लैंक फेसेस होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि घर में कहीं कोई कुछ नहीं बताता कि तुम्हारी महाभारत की कहानी क्या है, रामायण की कहानी क्या है। क्या है रामायण की कहानी, बताना जरा, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं जरा। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। शुक्र है, इतना तो पता है, 7 नहीं कह दिए तुम लोगों ने। तुम्हारी क्लास से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जी हम। रामायण महाभारत, हाँ कनो बोलो। कर तो रही हूँ तुम्हें मैम, फिर से हो गया, क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट कर रही हूँ, हो नहीं रहा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। खुद कर तो जरा अपने आप को अनम्यूट। गायब ही हो गया ये तो। चलिए, मंथरा वो थी जो ककई की दासी थी, उसके साथ आई थी और उसी ने ककई के कान भरे थे राम को वनवास भेजने के लिए और भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए।
नहीं पता तो कहानी पढ़ लेना। तुमने कुछ छुट्टियों में कोशिश भी नहीं की हुई क्योंकि ऐसी मैथोलॉजिकल कहानियां पढ़ सकें। कहानियां पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो टीवी पर देख लिया करो। महाभारत रामायण हमारे बचपन के जमाने से चली आ रही हैं, अब उसके इम्प्रूव्ड वर्जन्स भी जो है वो आते जाते हैं, तब भी आप वो मत देखना। वही तुम लोगों ने वही देखना है, क्या कहते फालतू में बेकार चीजें, है ना, माइंड क्राफ्ट ये वो पबजी। चलिए एनीवे, तो उसका नाम उन्होंने कुब्जा रख दिया क्योंकि वो लंगड़ी चलती थी। अब जैसा नाम वैसा स्वभाव उसका है, वो वैसी ही थी, वो शांत नहीं थी, वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब वह नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें देखते ही मारने दौड़ी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब क्या सिचुएशन है, पति पत्नी और वो तीसरी आ गई बीच में। नीलकंठ उसके उसको मुंह नहीं लगाता था, लेकिन वो जबरदस्ती उनके बीच में आना चाहती थी। ठीक है, ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना ही किसी को वो नीलकंठ के समीप आने देती। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब वो इतनी बुरी साबित हुई कि राधा को मारना पीटना तो उसने शुरू कर ही दिया था, साथ साथ में राधा ने जब 2 अंडे दिए तो उसने उसके अंडे भी तोड़ फोड़ डाले। इस कला कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। रोज रोज की लड़ाई से नीलकंठ जो है वो उदास रहने लगा। सबसे ज्यादा लड़ाई नहीं, उसे क्या उदास करता था कि राधा उससे दूर हो गई है। कई बार वह जाली के घर से भाग निकला। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखलों का मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती कि थोड़े दिन में सबका मेल हो जाता। अब लेखिका को समझना चाहिए था, लेकिन वो बेचारी समझ नहीं सकी, तो उन्होंने सोचा सब में दोस्ती हो जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। तो उन्होंने ये नहीं किया कि कुब्जा को अलग रखें, उन्होंने उसी को उसके साथ ही रहने दिया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसने ना उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैं अपनी शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब पंखों की चंद्रिकाओं में प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा कई दिन निश्चेष सी, मतलब बेहोश सी होकर कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। अंत ये प्रतीक्षा के भाव से वह द्वार की तरफ नजर गिराए बैठी रहती थी। तो राधा को ऐसे लगता था जैसे वो भाग गया है, वो जरूर वापस आ जाएगा, तो वो बेचारी दरवाजे की तरफ देखती रहती, वहीं बैठी रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज की क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली के सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रभाव किया। तो पर जैसे राधा शांत थी, कुब्जा नहीं थी, उसने इधर उधर देखा कि नीलकंठ कहाँ गया, उसको ढूंढने लगी और उसी वजह से वो जालियों से बाहर आ जाती थी। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे चित्रा बिल्ली थी उसके पास, तो उसके पास एक अल्सेशियन कुत्ती भी थी लेखिका के पास, उसका नाम था कजली। तो उसने कजली को चोंच मारी, बदले में कजली ने भी उसको दांत मार दिए।
परिणाम स्वरूप कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कले कलाल और देश भरा जीवन बचाया ना जा सके, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पशु पक्षी की प्रकृति का भिन्नता से परिचय दिया, वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में भी ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश में छादन हो जाता है तो ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर केका के तृप्त करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो कहते नीलकंठ मर गया, वो कुब्जा भी मर गई, पर राधा जो है वो आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा करती है। जब कभी बादल छाते हैं तो वो झूले पर बैठकर आज भी बुलाती है, उसी आवाजें निकालती है मानो नीलकंठ को बुला रही हो। ठीक, कहानी बहुत खूबसूरत थी और अंत बहुत ज्यादा दुखद था। किसी को ना समझ आई वो कहानी, सबको पता चल गया। एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे इसे, ठीक है, मेरे सुनाने की बात तो है ही है, और सब एक बार खुद भी इसे पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी कहानी है, इमोशंस हैं, किस प्रकार जो पशु पक्षी हैं वो प्यार को समझते हैं, है ना। तो जब 2 लोग आपस में प्यार करते हैं, तीसरा अचानक से बीच में आ जाए तो कले कलेश जो है वो बढ़ जाता है और जिंदगी जो है वो नरक बन जाती है। ये सब मनुष्यों में ही नहीं होता है, जानवरों में भी होता है। ऐसे नहीं होता जानवरों में इमोशन नहीं है, वो एक को छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाता है, ऐसा नहीं होता। नीलकंठ को अगर राधा से प्यार था तो उसको राधा से ही प्यार था, उसी के साथ वो रहना चाहता था, और इसी दुख में बेचारा मर गया। उसके दूर रहने से वो दुखी रहने लगा, और जब अंदर से हम सुखी नहीं होते हैं, अंदर से हम प्रसन्न नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ता चला जाता है ना। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम अंदर से खुश रहें, चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखें। अगर हम अंदर से खुश होंगे, पॉजिटिव तरीके से चीजों को लेंगे, तभी हमारा जो शरीर है काम करना शुरू करता है। नहीं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे शरीर पर इतना पड़ सकता है। कहानी में भी बताया है कि एक इतना खूबसूरत मोर जिसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो 1-2 महीने में ही मर गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से अलग हो गया था। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है? नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। 2 मिनट दे रही हूं। ओके जी, क्वेश्चन आंसर देखें क्या है। पहला बड़ा इजी है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। लो जी, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, अब शुरू हो जाओ। जितने इंटरेस्ट से कहानी सुनी है उतने इंटरेस्ट से प्रश्न उत्तर भी पता होने चाहिए। मोर मोरनी के नाम कैसे रखे गए, किस आधार पर रखे गए। सुहाना वेरी गुड। और एक बार नहीं, मैंने क्लास में 3 बार दोहराया, कैसे रखे उनके नाम। निष्ठी गुड, हरप्रीत, साची राइट राइट। चलो जी, सुहाना बोलो। यस मैम, नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया, और राधा का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह हमेशा नीलकंठ के साथ उसके सामने रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आंसर कि मोर की चमकीली नीली गर्दन के कारण उसका नाम क्या रखा गया, नीलकंठ। और मोरनी का राम राधा, जिस प्रकार कृष्ण राधा के साथ साथ रहती हैं, उसी प्रकार वो हर वक्त मोर के साथ साथ रहा करती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। इसमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। एक बार दोबारा मिष्टी आप भी बता दो सबको। 2 लाइंस का आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ बोलो बेटे। नीलकंठ का नाम नीलकंठ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी गर्दन नीले रंग की थी, और राधा का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह हर वक्त नीलकंठ के साथ ही रहती थी और उसके साथ ही बैठती थी। बिल्कुल ठीक है जी।
मोर का नाम नीलकंठ उसकी चमकीली और नीली गर्दन के कारण रखा गया, और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वो नीलकंठ के साथ, जिस प्रकार श्री कृष्ण के साथ राधा रहती हैं, उस समान हमेशा उनके साथ रहा करती थी। ठीक है, बाकी कल करते हैं।